समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में कुछ किंवदंतियों के अनुसार उनके ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त गद्दी पर बैठे थे। रामगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर एक शक्तिशाली शक शासक ने आक्रमण किया। रामगुप्त इस युद्ध में पराजित हो गए और एक अपमानजनक संधि करने को विवश हुए। इस संधि की शर्तों में यह भी शामिल था कि रामगुप्त को अपनी पत्नी को शत्रु के शिविर में भेजना होगा। इस घटना ने गुप्त वंश की प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंचाई। किंवदंती के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस अपमान को सहन नहीं किया। उन्होंने अपने ही भाई रामगुप्त की हत्या कर दी। उसके बाद उन्होंने उसकी रानी ध्रुवदेवी से विवाह किया। इस कदम ने गुप्त वंश की प्रतिष्ठा को बचाने के साथ साथ चंद्रगुप्त द्वितीय को राजनीतिक अधिकार भी दिलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि से भी जाना जाता है। उनका शासनकाल गुप्त साम्राज्य के क्षेत्रीय विस्तार की चरम सीमा माना जाता है। उन्होंने राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए युद्धों के साथ साथ वैवाहिक गठबंधन की नीति अपनाई। उन्होंने नाग वंश की राजकुमारी कुबेरनागा से विवाह किया। उनकी पुत्री प्रभावती का विवाह दक्षिण भारत के वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। रुद्रसेन की असमय मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने नाबालिग पुत्रों के नाम पर लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। इस अवधि में वाकाटक राज्य परोक्ष रूप से गुप्त साम्राज्य का ही भाग बन गया था। इस गठबंधन ने चंद्रगुप्त द्वितीय को मध्य भारत में मजबूत स्थिति दिलाई। इसके बल पर उन्होंने शेष शत्रुओं पर अधिक प्रभावशाली तरीके से विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 4 शताब्दियों से पश्चिम भारत पर शासन कर रहे शक क्षत्रपों को हराया। उन्होंने मालवा और गुजरात को शक क्षत्रप रुद्रसिंह तृतीय से जीत लिया। इस विजय से गुप्त साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी समुद्री तट तक हो गया। यह तटीय क्षेत्र व्यापार और वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस व्यापारिक समृद्धि का लाभ मालवा और उसकी राजधानी उज्जैन को भी मिला। उज्जैन को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी घोषित किया। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ पर अंकित लेख से ज्ञात होता है कि उनके साम्राज्य में उत्तर पश्चिम भारत और बंगाल भी शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का अर्थ सूर्य के समान शक्तिशाली और सिंहविक्रम जैसे विशेषण धारण किए। उन्होंने पहली बार चांदी के सिक्के जारी किए जो उनकी आर्थिक और प्रशासनिक स्थिरता के प्रतीक थे। उन्होंने तांबे के सिक्के भी जारी किए और इन सभी सिक्कों पर उनका नाम चंद्र अंकित होता था। उन्होंने सोने के सिक्के भी जारी किए जिन्हें दिनार कहा जाता था। उनके शासन में सिक्का निर्माण उच्च स्तर तक पहुंच गया। उदयगिरी की गुफा लेखों में उनके दिग्विजय यानी संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त करने का वर्णन है। इससे उनके सैन्य और राजनीतिक प्रभाव का पता चलता है। उनके शासनकाल में चीन के प्रसिद्ध यात्री फाह्यान भारत आए थे। फाह्यान के वृत्तांतों से गुप्तकालीन समाज, धर्म और प्रशासन की जानकारी मिलती है। उनके उज्जैन दरबार में 9 महान विद्वानों की सभा होती थी जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। कालिदास संस्कृत के विश्वविख्यात कवि और नाटककार। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अभिज्ञानशाकुंतलम, महाकाव्यग्रंथ, विक्रमोर्वशीयम, अमरसिंह संस्कृत कोशकार जिन्होंने अमरकोश की रचना की। यह संस्कृत के पर्यायवाची, समानार्थी और मूल शब्दों का विशाल कोश है। वराहमिहिर, वराहमिहिर की और जुष्टाचार्य। उनकी रचनाओं में पंचसिद्धांतिका, बृहत्संहिता और बृहदारण्यक प्रमुख हैं। पंचसिद्धांतिका वेदांत, ज्योतिष और यूनानी खगोल शास्त्र का समन्वय करती है। बृहत्संहिता में वास्तु